नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार सभी साथियों का नौहर पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, पिछले 2-3 क्लासेस में आपने देखा होगा कि हमारे संस्थान में जो ऑफलाइन टेस्ट आयोजित करवाया गया उनको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम राजस्थान के भूगोल के जो प्रश्न पूछे गए थे ऑफलाइन टेस्ट में उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, एक एक करके प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे, आपको ध्यान से समझना है। मैं आपको प्रश्न पढ़ते समय 10 से 15 सेकंड का समय दूंगा, उसी दौरान आपको उत्तर देने का प्रयास करना है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त हमें यहाँ खराब नहीं करना। जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करेंगे आप, जैसे जैसे मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, और एक एक उत्तर को, एक एक आंसर को हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य है। राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है, पहला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे आपसे प्रश्न पूछा गया है। हमें जो प्रश्न में पहला बिंदु दिया गया है वो दिया गया है, हाड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर मुख्य सीमा भ्रष्ट द्वारा सीमांकित है। हाड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रष्ट द्वारा सीमांकित है। दूसरा, पश्चिम रेतीले मैदानों का 41.50% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तीसरा, आपको दिया गया है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदानों और प्रायद्वीपीय पठारों का हिस्सा है। और चौथा विकल्प दिया गया है, अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, प्रश्न हमने पूरा पढ़ लिया, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। आ जाइए, एक एक कथन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 1 नंबर जो दिया गया है, हाड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर, ये मुझे गलत नजर आया। हमने देखा कि हाड़ौती के पठार की अगर बात करते हैं ना, तो ये दक्षिणी पूर्वी भाग है। राजस्थान का कौन सा भाग है हाड़ौती का पठार? दक्षिणी पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी उत्तर भाग नहीं है। अगर आप भारत के पश्चिम उत्तर की बात करेंगे तो हमें मरुस्थलीय प्रदेश मिलता है, यानी पहला विकल्प हमारी नजर में ये गलत है। ठीक है ना, आ जाइए दूसरे विकल्प को पढ़ने का प्रयास करते हैं। विकल्प नंबर 2 कहता है कि जो पश्चिमी रेतीले मैदान है, आमतौर पे जब आप भौगोलिक क्षेत्रों की बनावट के बारे में पढ़ेंगे तो मरुस्थल और मैदान लगभग एक सा ही हिस्सा होता है ना। नदियों द्वारा अवसाद के निर्मित क्षेत्र मैदान कहलाते हैं, है ना। और अगर किसी मैदानी क्षेत्र में वर्षा का अभाव हो, आर्द्रता का अभाव हो, तो वो मरुस्थल कहलाता है। तो आप मरुस्थल को मैदान कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। रेतीले मैदान 41.50% जो भाग है इनका, वो बालू का स्तूप युक्त है, ये भी ठीक है। हमने पढ़ा था, भौतिक विभाजन पढ़ते समय पढ़ा था कि कुल 58.50% जो भाग है राजस्थान में, वो कौन सा भाग है भाई? बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, यानी टिल्लों वाला क्षेत्र है। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कितना है? 58.50। इसके विपरीत अगर मुक्त क्षेत्र की बात करोगे तो मुक्त क्षेत्र कितना हुआ? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र हुआ कितना? 41.50। ये विकल्प ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। तीसरा विकल्प क्या है? संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप किसका भाग है? उत्तरी, भारत के उत्तरी वृहद मैदानों और प्रायद्वीप का भाग है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने पढ़ा था कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है, ये आमतौर पे गंगा और यमुना द्वारा जो भारत के मैदान बनाए जाते हैं, उन्हीं के भाग का हिस्सा है, उन्हीं के उप विभाजन के रूप में, उप भाग के रूप में हम राजस्थान के मैदानों को पढ़ते हैं। तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा विकल्प क्या दिया हुआ है? चौथा दिया हुआ कि अरावली जो है वो वर्तमान में किसके रूप में है? अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, ये भी ठीक बात है। आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वतों में एक शामिल है अरावली, और अरावली किसी जमाने में बहुत ऊंचा हुआ करता था, लेकिन बहुत पुराना होने के कारण अरावली अवशिष्ट मात्र रह गया है। अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियां आपको दिखाई देती हैं। आज से कई सालों पहले जैसा अरावली था वैसा अरावली नहीं है। तो ये विकल्प में मुझे चौथे वाला विकल्प भी सही नजर आया। यानी हमारा जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला असत्य है, दूसरा कथन सत्य है, तीसरा कथन सत्य है, चौथा भी सत्य है। तो हमें ये चूज करना है, ये ऑप्शन चूज करना है जिसमें दूसरा, तीसरा, चौथा सत्य हो और एक असत्य हो या एक ऑप्शन नहीं दिया गया हो। तो अब देखें, पहले वाला गलत हो जाएगा, इसमें 1, 2, 3 दिया गया है। दूसरा
2 3 1, इसमें भी 1 शामिल है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा 2 3 4, इसमें 1 शामिल नहीं है, यानी ये ठीक हो सकता है। और केवल 3, ये भी गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 3 विकल्प हमारे सही हैं, 2 3 और कौन सा 4, 2 3, यहाँ 4 नंबर विकल्प आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर डी, यानी 3 नंबर विकल्प सही होगा। जो सत्य कथन है वो 2 3 4 सत्य है, पहला कथन सत्य नहीं है। आगे बढ़े, आ जाइए दूसरे प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, पढ़ने का प्रयास इसको करते हैं, ठीक है। देखें प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप इसे पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2, ठीक है। आ जाइए, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। वहां आपको सत्य का चुनाव करना था, यहां आपको गलत का चुनाव करना है। कौन सा कथन गलत है, ठीक है। आ जाइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। विकल्प नंबर 1, अरावली विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अभी मैंने चर्चा की थी, अभी हमने पढ़ा था कि अरावली विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, तो ये विकल्प गलत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा विकल्प क्या है, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है। जैसे मैंने सिंधु नदी का जिक्र किया था, तो अभी मैंने आपको कहा, पिछले ही प्रश्न को सॉल्व करते समय हमने पढ़ा कि राजस्थान का जो मैदानी भाग है, ये गंगा यमुना द्वारा बनाया गया जो भारत का मैदान है, उन मैदानों में हम शामिल करते हैं। कौन से मैदान को, राजस्थान के मैदान को। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी भारत के उत्तरतम क्षेत्रों में बहती है ना। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये 6 नदियां हैं। आमतौर पे सिंधु नदी पाकिस्तान में चली जाती है और सिंधु की सहायक नदी चिनाब 4 नदियों के साथ मिलकर अपना जल कहाँ गिरा देती है, सिंधु में गिरा देती है। यानी सिंधु नदी जो है वो हमारे भारत या राजस्थान की बात करें, राजस्थान की पूर्व में मैदानों का निर्माण नहीं करती, बल्कि उत्तरी भारत में, या मैं ये कह दूं कि पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में और भारत के कुछ क्षेत्रों में सिंधु नदी के मैदानों का निर्माण होता है। भारत के जो मैदानी भाग है वो सिंधु नहीं बल्कि गंगा यमुना द्वारा बनाए गए मैदान है। यानी विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। 3 नंबर विकल्प क्या है, पश्चिमी बालुका मैदान, एक बार फिर से बालुका मरुस्थल की ही बात हो रही है, बालुका मैदान टेथी सागर का अवशेष है। जो साथी मेरे साथ शुरू में क्लास में, ऑफलाइन क्लास में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने पढ़ा था कि दुनिया में जितनी भी स्थलाकृतियां आपको दिखाई देती हैं आमतौर पे, चाहे आप बात करें पर्वतों की, चाहे आप बात करें मैदानों की, चाहे आप बात करें मरुस्थलों की, चाहे आप बात करें पठारों की, ये सारे के सारे क्षेत्र 3 मुख्य हिस्सों से बने हुए हैं, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथीस सागर। टेथीस सागर से पर्वतों का निर्माण होता है, मैदानों का निर्माण होता है और मरुस्थल का निर्माण भी होता है। यानी इसमें क्या लिखा गया है कि जो बालुका मैदान है, यानी राजस्थान का मैदान, राजस्थान का जो मरुस्थल है वो टेथीस सागर का भाग है। ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या किसी जमाने में टेथीस सागर हुआ करता था। टेथीस सागर के अवशेष के रूप में हम किसको देखते हैं, राजस्थान के रेगिस्तान को देखते हैं। तो ये विकल्प भी क्या हो गया, सही हुआ। विकल्प नंबर 4 क्या है, ध्यान से समझें। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार है। अभी मैंने आपको बताया, या हमने क्लास में पढ़ते समय पढ़ा था कि दुनिया में प्राचीनतम भूखंडों की बात करें तो सबसे प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड है, और गोंडवाना लैंड के बाद बना कौन सा, अंगारा लैंड। और हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है या अरावली का जो क्षेत्र है, या दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र जो पठारी क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र गोंडवाना लैंड का भाग है, और गोंडवाना लैंड जो है प्राचीनतम भूभाग है। तो ये क्या लिखा हुआ है, गोंडवाना लैंड का भाग है। कौन सा भाग, राजस्थान का पठारी भाग। तो ये भी ठीक है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। यानी हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें पूछा गया है कि कौन सा विकल्प क्या है, सत्य है, माफी चाहूंगा गलत है। गलत का हमें चुनाव करना है। तो आपको नजर आ रहा है पहला विकल्प ठीक है, तीसरा विकल्प ठीक है, चौथा भी ठीक है, गलत कौन सा नजर आया, नंबर 2। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। उत्तर पूर्वी मैदान जो है वो सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं होते, बल्कि गंगा यमुना व उनकी सहायक नदियों द्वारा उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करते हैं, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, मैं आपको आज बीच में समय इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमें जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करना है। जब तक मैं प्रश्न पढ़ता हूं तब तक आप सारे साथी प्रश्नों को ढंग से मेरे साथ पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, आ जाइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा है कि महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता। ध्यान रखना, महान सीमा भ्रंश क्या होता है, आप ये समझें
कि हमारे राजस्थान में एक पर्वत श्रृंखला हमने पढ़ी या पर्वत पढ़ा जिसे हम बोलते हैं अरावली। कहानी क्लियर है। और जब आप दक्षिणी राजस्थान में जाते हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जाते हैं, तो मध्य प्रदेश व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का कुछ भाग जहां एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम बोलते हैं, कुछ अवशेष हैं जिन्हें बोलते हैं विंध्यांचल। क्या बोलते हैं? विंध्यांचल। और ध्यान से समझने का प्रयास करना है कि विंध्यांचल को, किसको? विंध्यांचल पर्वत श्रेणी को, अरावली पर्वत श्रेणी को अलग करने वाला जो एक फॉल्ट है, भ्रंश है, उसे हम बोलते हैं GBT। क्या बोलते हैं दोस्तों? GBT, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी इसे बोला जा सकता है। आप अपनी इच्छानुसार GBF बोल सकते हैं या GBT बोल सकते हैं। ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इसी को कहा जाता है क्या? महान सीमा भ्रंश। अब ध्यान से समझना है कि अरावली को व विंध्यांचल पर्वत श्रेणी को अलग करने का काम करता है GBT या ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट या महान सीमा भ्रंश। ये कौन कौन से जिलों से गुजरता है? ध्यान से समझना है। आमतौर पे मुख्य रूप से अगर इसके विस्तार की बात करें ना, मुख्य रूप से इसके विस्तार की बात करें तो आपको दो जिले याद रखने हैं। कौन कौन से? आगे शायद ऐसा एक प्रश्न और भी आएगा, हम पढ़ेंगे। मुख्य रूप से जिले दो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? बूंदी याद रखेंगे और बूंदी के साथ आप याद रखेंगे सवाईमाधोपुर। मुख्य इसका विस्तार बूंदी या सवाईमाधोपुर। और अगर सभी जिलों में विस्तार देखें तो आप जिले शामिल कर सकते हैं। एक चित्तौड़गढ़ है ना, कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद आप शामिल करेंगे बूंदी। बूंदी के साथ कुछ भाग किसका? कोटा का। चित्तौड़गढ़, बूंदी, बूंदी के बाद कोटा, कोटा के साथ सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर के साथ करौली और करौली के बाद धौलपुर। ध्यान से समझिएगा, इन जिलों से गुजरता है कौन सा भ्रंश? महान भ्रंश। ये जिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के कौन कौन से जिलों से महान भ्रंश गुजरता है या ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट गुजरता है जो अरावली को विंध्यांचल को अलग करता है, तो चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर इन जिलों से गुजरता है। अब इसने क्या पूछा है कि महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? जिले मैंने लिखे हुए हैं। कोटा से गुजरता है, कोई गड़बड़ नहीं है। चित्तौड़गढ़ से गुजरता है, कोई गड़बड़ नहीं है। सवाईमाधोपुर से भी गुजरता है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब यहाँ हमने कौन सा जिला नहीं लिखा? भीलवाड़ा। यानी महान सीमा भ्रंश कहाँ से नहीं गुजरता? भीलवाड़ा से नहीं गुजरता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कौन सा? ऑप्शन डी, भीलवाड़ा से महान सीमा भ्रंश नहीं गुजरता। महान सीमा भ्रंश को ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहा जाता है, जो अरावली पर्वत श्रेणी व विंध्यांचल पर्वत श्रेणी को अलग करने का काम करता है। निम्न 6 जिलों से गुजरता है। 6 तो जिले हैं। चित्तौड़गढ़ 1 हुआ, बूंदी 2, कोटा 3, सवाईमाधोपुर 4, करौली 5 और धौलपुर 6 जिलों से गुजरता है। और मुख्यतः अगर पूछा जाए तो बूंदी व सवाईमाधोपुर में इसका विस्तार आपको मिलेगा। कहानी क्लियर? ये प्रश्न हमने सही कर लिया, ऑप्शन डी इसका सही होगा। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आपके सामने स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है। एकदम सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है और आपसे पूछा गया है कि भाई बाप बोल्डर क्ले, बाप बोल्डर क्ले होता क्या है ना? सबसे पहले आप ये जान लें, बाप बोल्डर क्ले जो है वो राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, यानी किस जिले में बाप बोल्डर क्ले के अवशेष मिलते हैं। बाप बोल्डर क्ले का मतलब होता है हिमानीकृत मिट्टी के अवशेष। हिमानीकृत मतलब ग्लेशियर की जो मिट्टी होती है, ग्लेशियर के आसपास की मिट्टी होती है, उस मिट्टी के अवशेष राजस्थान से कहां से प्राप्त होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये बाप बोल्डर क्ले जो है, बाप एक स्थान का नाम है। आप पढ़ेंगे, अगर आप पुराने जिलों की बात करेंगे तो बाप एक उप तहसील हुआ करती थी, किसकी? जोधपुर जिले की, है ना? आपने पढ़ा होगा, जोधपुर जिले की उप तहसील हुआ करती थी बाप, ठीक है। बाप जोधपुर जिले की उप तहसील हुआ करती थी। आज ये बाप है जोधपुर में नहीं है, आज ये कहाँ है? फलोदी में है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जब नए जिलों की घोषणा की गई तो बाप को फलोदी जिले में शामिल कर दिया गया। अगर यहाँ विकल्प में भविष्य में जो एग्जाम हो, अगर बाप बोल्डर क्ले की जगह ऑप्शन में जोधपुर ना आके फलोदी आ जाए तो आपको फलोदी सही करना है, क्योंकि ये प्रश्न पुराने जिलों के आधार पे है। तो इसमें सही कौन सा होगा? जोधपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा जोधपुर। जोधपुर की बाप उप तहसील में बोल्डर क्ले हमें प्राप्त होते हैं, हिमानी मिट्टी के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर बी होगा। आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा
ये रहा, स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाते हैं। ध्यान से समझना, जुरासिक युग, क्रिटेशियस युग, ये जो युग है वो वास्तविक रूप से पृथ्वी पे जो स्थल खंडों का निर्माण हुआ या पृथ्वी की जो एक उम्र है, पृथ्वी की जो आयु है, उनको बताने वाली चीजें हैं। जुरासिक खंड का मतलब सीधा सीधा हुआ कि आज से लगभग 16 करोड़ वर्ष पुराने चट्टाने, है ना। जुरासिक युग का यही मतलब होगा, आज से 16 करोड़ वर्ष पुराने चट्टाने। कहां से, राजस्थान के किस क्षेत्र से इन चट्टानों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आप जब राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि भाई राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जैसलमेर बाड़मेर से व्हेल मछली के अवशेष प्राप्त होते हैं। वास्तविक रूप से वैज्ञानिकों को व्हेल मछली के दांतों के रूप में अवशेष प्राप्त हुए हैं और वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि जो व्हेल मछली के दांत प्राप्त हुए हैं कौन से काल के हैं, जुरासिक काल के हैं। कहानी क्लियर है, यानी आज से लगभग 16 करोड़ वर्ष पहले के हैं। हालांकि जिस प्रकार की मछली के वहां अवशेष प्राप्त हुए हैं वो मछली लगभग 6 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गई थी, समझ पा रहे हैं, 6.5 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो गई थी। लेकिन ये जो चट्टानों के अवशेष मिलते हैं वो जुरासिक काल के चट्टाने, लगभग 16 करोड़ वर्ष पहले की चट्टाने हैं। तो अवशेष कहाँ मिलते हैं भाई, मैंने अभी आप बताया जैसलमेर बाड़मेर, और बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है जिसे हम मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य बोलते हैं, माफी चाहूंगा मरु राष्ट्रीय उद्यान हम बोलते हैं। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है। यहीं से मरु राष्ट्रीय उद्यान से ही किसके अवशेष मिलते हैं, जुरासिक चट्टानों के अवशेष मिलते हैं। तो सही कौन सा होगा, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है ना। राजस्थान के जुरासिक चट्टानों के अवशेष हमें जैसलमेर बाड़मेर से प्राप्त होते हैं, जयपुर टोंक से प्राप्त नहीं होते, बांसवाड़ा डूंगरपुर से प्राप्त नहीं होते, अजमेर नागौर से भी प्राप्त नहीं होते। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, यानी विकल्प नंबर 3। आ जाइए आगे वाले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है आपके सामने, आ जाइए। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, केवल आपको इसमें कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर बहुत आसान है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको झालावाड़ से बीकानेर की ओर क्या करना है, यात्रा करनी है। यदि आप झालावाड़ से बीकानेर की सीधी रेखा में यात्रा करते हैं तो आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे। सीधी सी बात, अगर आप समझने का प्रयास करें तो भाई ये मैं 1 मिनट के लिए मान लूं राजस्थान, कौन सा, राजस्थान। तो सर राजस्थान में बीकानेर तो ये है, यहाँ है ना, उत्तर पश्चिम की तरफ, और झालावाड़ है कहाँ, यहाँ दक्षिण पूर्व की तरफ, यही तो है। अगर मैं दिशा लिख दूं, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये कौन सा है, पूर्व है, ये कौन सा है, पश्चिम है। अगर मैं इस तरीके से मान लूं कि दिशाएं हैं तो झालावाड़ कहां पड़ता है, झालावाड़ पड़ता है सर दक्षिण पूर्व में, और बीकानेर पड़ता है उत्तर पश्चिम में। सीधी सी बात कि अगर आप झालावाड़ से यानी दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर यात्रा करेंगे तो आप कौन कौन से स्थानों से गुजरेंगे, ये कह रहा है। अब देखें, दक्षिण से शुरू करना है तो भाई भौराट का पठार, पहला विकल्प देते हैं, भौराट का पठार। भौराट का पठार दक्षिण पूर्व में है क्या, आप कहेंगे सर नहीं, भौराट का पठार दक्षिण पूर्व में नहीं है, है ना। इसने दक्षिण पूर्व से पूछा तो सबसे पहले वो भाग आना चाहिए जो दक्षिण पूर्व में है। तो भौराट का पठार दक्षिण पूर्व में नहीं है, भौराट का पठार उदयपुर राजसमंद में है। इसका मतलब ये उदयपुर राजसमंद दक्षिण पूर्व का भाग नहीं है। इसका मतलब पहला विकल्प हमारा गलत हो जाता है। दूसरा विकल्प मध्य माही, अगर माही की बात करें तो माही दक्षिणी राजस्थान में बहती है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है। ये भी झालावाड़ के आसपास का क्षेत्र नहीं है। झालावाड़ माही से कहां रह गया, झालावाड़ माही से पूर्व की ओर है, समझ पा रहे हैं ना। माही डूंगरपुर बांसवाड़ा में और डूंगरपुर बांसवाड़ा से पूर्व की ओर है झालावाड़, तो माही भी झालावाड़ के आसपास नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। इस प्रश्न को समझने के लिए आपको मैप की एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र राजस्थान में कहां है। विंध्यन गगार, अब ये विंध्यन हो सकता है, ध्यान से समझें, क्योंकि विंध्यन भी दक्षिण पूर्व का भाग है और हाड़ौती का पठार भी दक्षिण पूर्व का भाग है। अब इनमें से सही कौन सा होगा। अब देखें, ये कह रहा है कि आप सबसे पहले विंध्यन गगार से चलेंगे, ठीक है सर, उसके बाद बनास बेसिन आ जाएगा, ठीक है सर, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, भौराट का पठार आ जाएगा। सर आपने ये गलत किया, आपने गलत किया। क्यों, ये गलत कैसे हुआ सर। विंध्यन गगार की बात करूं तो ये तो कोटा बूंदी बारां झालावाड़ के आसपास दक्षिण पूर्वी भाग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप भौराट के पठार की बात करें, उदयपुर राजसमंद है। और बनास बेसिन की बात करेंगे तो बनास बेसिन आपको कहां मिलेगा, बाणगंगा बनास बेसिन आपको जयपुर के आसपास, है ना, आपको राजसमंद के ऊपरी भागों में सवाई माधोपुर में मिलेगा। यानी वास्तविक रूप से अगर ये ऑप्शन भौराट का पठार पहले होता और माही बनास के मैदान बाद में होता तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाता। इसने क्रम गलत किया हुआ है, भौराट का पठार पहले और बनास का बेसिन बाद में आना चाहिए। यानी ये भी हमारा क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये भी हमारा कहीं ना कहीं
गलत हुआ। सही कौन सा होना चाहिए? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार की बात करें तो आप जानते हैं झालावाड़ के आसपास क्षेत्र को हाड़ौती का पठार कहा जाता है। पहले झालावाड़, उसके बाद बनास बेसिन। बनास बेसिन की बात करेंगे तो इसमें चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, है ना। चित्तौड़गढ़ के अलावा आप बात करेंगे सवाई माधोपुर की उत्तरी भाग, टोंक का भाग, ये सारा बनास बेसिन में आ जाएगा। और बनास बेसिन के बाद अजमेर आप जा सकते हैं, मध्य अरावली, ये अजमेर वाला क्षेत्र हुआ। कौन सा? ये अजमेर वाला क्षेत्र हुआ। ये बनास बेसिन में कई सारे जिले आते हैं, हमने पूरी मैदानों को पढ़ा है। बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन बहुत डिटेल में पढ़ा है। और हाड़ौती ये किसका भाग हुआ? दक्षिणी पूर्वी भाग हुआ। कौन सा भाग भाई? झालावाड़ के आसपास वाला भाग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा डी। अगर आप झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में गति करेंगे तो सबसे पहले आप हाड़ौती के पठार को क्रॉस करेंगे, हाड़ौती के बाद आप बनास बेसिन को क्रॉस करेंगे और बनास बेसिन को बाद आप मध्य अरावली को क्रॉस करेंगे, है ना। ये विकल्प नंबर सी ठीक हो सकता था, लेकिन अगर बोराट का पठार पहले और बनास बेसिन बाद में होता तो, इसलिए हमने विकल्प सी को भी गलत किया। विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आपको भी इस प्रश्न को कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी, बस शर्त यह है कि आपको राजस्थान का मैप पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन सी लोकेशन कहाँ है। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे साथियों का ये सवाल हो सकता है, शिकायत हो सकती है कि सर आपने, जैसे आप हाड़ौती का पठार बता रहे हैं तो आप स्थान क्यों नहीं बता रहे, है ना। देखिए, बताने को तो हम बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि हमें प्रश्न का सोल्यूशन ही करना है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा। क्योंकि अगर एक एक चीज बहुत डिटेल में बताता चलूंगा तो ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं केवल प्रश्नों को सही करने के उद्देश्य से ही नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो स्वागत है आपका, आइए आप हमारे ऑफलाइन संस्थान में कोचिंग के लिए ऑनलाइन मंच से जुड़िए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहां आपको चीजें बहुत डिटेल में बताई जाएंगी। आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। अरावली की चोटी का क्रम पूछा गया है। अरावली जो है, इसमें आपको पूछा गया अरावली जो है, एक मिनट में, देखो हाँ जी, अरावली की चोटियों को आपको क्रम पूछा गया है। ठीक है, आपको अरावली की चोटियों का क्रम बताना है, क्या क्रम हो सकता है अरावली की चोटियों का। ठीक है, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम का मतलब है कि आपको सबसे ऊंची चोटी, उसके बाद कम ऊंचाई वाली चोटी, फिर कम ऊंचाई वाली चोटी बताना है। तो ये एक तथ्यों के आधार पे प्रश्न है। जो ऑफलाइन हमारे पास बच्चे आ रहे हैं उनको हमने बताया भी है कि किस तरीके से अरावली की कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी। 16-17 चोटियों का क्रम हमने पढ़ रखा है। तो उस क्रम को अगर देखेंगे तो सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर होगी, 2 नंबर पे होता है शेर, शेर के बाद है जरगा और जरगा के बाद अचलगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ये तथ्य आधारित प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को समझने के लिए आपको केवल अरावली की जो ऊंची चोटियां हैं उनकी ऊंचाई देखनी होगी। अगर ऊंचाई आपको याद है तो बहुत आसानी से इस प्रश्न को आप बना लेंगे, इसमें समझाने वाली कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा कौन सा? बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है। ये कौन सा है भाई? ध्यान से इनको पढ़ना है और प्रश्नों को सही करने का प्रयास करना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है और सही करने का प्रयास करना है। क्या कहता है प्रश्न नंबर 83? ये कह रहा है कि भाई राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति सही क्रम क्या होगा। ये ऐसा ही प्रश्न है, अभी पीछे झालावाड़ वाला जो प्रश्न आया था वैसा ही प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण अगर राजस्थान के भौतिक विभाजनों को क्या किया जाए, एक क्रम में देखा जाए तो उनका सही क्रम क्या होगा। ठीक है, देखते उत्तर से दक्षिण की बात हुई है तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा, विंध्याचल विंध्यन श्रेणी लिखा गया, विंध्यन उत्तर में नहीं है, दक्षिण पूर्व में है। दूसरा लूणी बेसिन, ये भी खत्म हो जाएगा सर, क्योंकि लूणी बेसिन भी उत्तर में नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको पूर्वी मैदानों में मिलेंगी। समझ पा रहे हैं ना। लूणी बेसिन की अगर बात करेंगे, पूरी मैदान गलत बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा। राजस्थान का अर्ध शुष्क प्रदेश जो है गौडवाड़ प्रदेश, लूणी क्षेत्र वहां आपको मिलेगा, तो ये भी उत्तर में नहीं है ना। अगर आप बात करेंगे शेखावाटी प्रदेश की तो सर शेखावाटी प्रदेश उत्तर में हो सकता है, लेकिन नीचे गग्गर का मैदान लिखा हुआ है। इन दोनों में उत्तर में कौन है? आप कहेंगे सर गग्गर का मैदान उत्तर में है, किसकी तुलना में?
शेखावाटी की तुलना में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा विकल्प होना चाहिए, आ जाइए देखने का प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले गग्गर का मैदान, ठीक बात है सर। गग्गर के मैदान के बाद लिखा हुआ शेखावाटी प्रदेश, बोराट का पठार। अब देखो ये जो क्रम है ना, ये सही नहीं है। इस क्रम को आप इस तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। सबसे पहले होगा गग्गर प्रदेश। क्या होगा, गग्गर प्रदेश। जो साथी हमारे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, उनको पता होगा कि गग्गर नदी उत्तरी हनुमानगढ़, उत्तरी गंगानगर में बहती है और राजस्थान का सबसे उत्तरतम भाग वही है ना। राजस्थान का सबसे उत्तरतम जो स्थान है वो कोणागाम श्री गंगानगर है और उसी के आसपास बहती है गग्गर नदी हनुमानगढ़ और उत्तरी गंगानगर में। सबसे पहले गग्गर प्रदेश होगा। उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा गया है। गग्गर प्रदेश के थोड़ा सा आप दक्षिण की ओर चलेंगे तो सर बोराट का पठार नहीं आता। बोराट का पठार तो कहाँ है, उदयपुर और राजसमंद में है। उसके बाद आएगा शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश आप सीकर झुंझुनू की बात करेंगे, कांतली नदी का भाव क्षेत्र शेखावाटी प्रदेश है। शेखावाटी प्रदेश कांतली नदी का भाव क्षेत्र है। कहानी क्लियर। नंबर 2 ये हुआ। पहला उत्तर में पहला गग्गर, दूसरा उत्तर से दक्षिण चलेंगे तो शेखावाटी प्रदेश, और शेखावाटी प्रदेश के बाद आप बात करेंगे तो फिर आता है लूणी बेसिन, लूणी और जवाई बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश जिसे कहा जाता है, जिसमें आप लूणी नदी अजमेर से निकलती है और कच्छ के रण में गिरती है, पाली, जोधपुर, है ना। इसके अलावा अजमेर, नागौर, ये जिले इसमें शामिल है। तो तीसरा कौन सा होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर लूणी बेसिन हो जाएगा, ठीक है ना। और लूणी बेसिन के बाद कौन सा होगा सर, लास्ट में होगा कौन सा, बोराट का पठार, उदयपुर, राजसमंद, बोराट। ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो इस तरीके का क्रम आपको बताता हो सकता है ये प्रश्न गलत हो सकता है टाइपिंग में किसी तरीके की मानवीय भूल रही हो। इसका सही जवाब ये होगा, अगर आप राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले गग्गर प्रदेश आएगा, गग्गर प्रदेश के बाद 2 नंबर पे शेखावाटी आएगा, शेखावाटी के बाद लूनी आएगा, लूनी के बाद बोराट का पठार आएगा, जिस तरीके के विकल्प हमें दिए गए हैं। अगर आप बोराट के बाद भी ऐड करना चाहें इन विकल्पों में उठाकर तो आप विंध्यन श्रेणी लिख सकते हैं, है ना, विंध्यन श्रेणी। इसके बाद भी आप लिखना चाहें तो सबसे अंत में होगा कौन सी श्रेणी, विंध्यन श्रेणी। विंध्यन क्षेत्र भी शामिल कर सकते हैं। यही विकल्प दिए गए हैं ना, या तो हमें विंध्यन दिया गया है, लोनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, माही बेसिन दिया गया है ना। हाँ, माही बेसिन भी दिया गया है भाई। माही से पहले आप चाहें तो विंध्यन से पहले चाहे माही दिया गया तो माही भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन सही विकल्प जो चुनाव करना है हमें ये वाला होगा, गग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, लूनी और बोराट, है ना। 4 विकल्प हमें चूज करने हैं। 4 मतलब चीजें दी गई हैं, चारों को अगर हम सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे तो ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसका विकल्प 4 भी गलत हो जाएगा भाई, ये प्रश्न गलत हो जाएगा। गग्गर के बाद बोराट का पठार नहीं आता। शेखावाटी प्रदेश रख सकते हैं। अगर मैं गग्गर के बाद शेखावाटी रख दूं, शेखावाटी की बात कर दूं बोराट और बोराट के बाद कर दूं लूणी, तो फिर इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, 4 अभी सही नहीं है, ध्यान से समझना। बोराट और शेखावाटी को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। शेखावाटी की जगह बोराट ले आइए, बोराट की जगह शेखावाटी प्रदेश ले आइए, फिर विकल्प नंबर 4 सही होगा, अन्यथा इसका कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। फिर ये वाला विकल्प सही होगा जो मैंने आपको नीचे समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। आ जाइए आगे वाले बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके का अगर कोई डाउट रहता है आपको किसी भी प्रश्न में तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाए, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। सर आपको क्या करना है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है। जो कथन दिए गए उनको देखना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। आपको क्या करना है, नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उनको पढ़ना है और पढ़कर आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। आ जाइए देखें, पहला विकल्प क्या कहता है हमें, राजस्थान के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीला मैदान का विस्तार है। ठीक बात है, कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम सटीक आंकड़ा है। पहले की अगर बात करें तो राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार लगभग 58% होता था। अब धीरे धीरे मरुस्थल में विस्तार हो रहा है, तो वर्तमान में जो मरुस्थल का विस्तार है राजस्थान में वो कुल क्षेत्रफल का 2/3 है, यानी लगभग 61.11 एग्जैक्ट आंकड़ा, ये ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। दूसरा भाई, राजस्थान के 9.60% भूभाग में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। ये गलत है, ये गलत है सर। ये गलत इसलिए है क्योंकि अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार 9% तो है, लेकिन 9.60 नहीं है, 9.80 है। कहानी क्लियर, यानी ये विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। अरावली का विस्तार 9.80% भूभाग पे है। राज्य के तीसरा विकल्प, राज्य के 23.03% भू क्षेत्र में
पूर्वी मैदानी प्रदेश है। सर ये भी गलत है, पूर्वी मैदानी प्रदेश 23.03 में नहीं है, ये है 23.06। ध्यान रखना, मैदानी भाग जो है वो 23.06% है, ये भी आपको याद रखना है। कहानी क्लियर हुई, यानी दूसरा विकल्प भी हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। तीसरा क्या कह रहा है सर, राज्य के 6.37% भूभाग में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये भी गलत है, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है वो 6.37 नहीं बल्कि 6.89% भूभाग पे विस्तृत है। यानी इन्होंने क्या कर रखा है, डेटा के आधार पर प्रश्न पूछा गया है। जिन साथियों को, जिन बच्चों को जो भौगोलिक विभाजन हमने पढ़ा उनमें जो डेटा लिखवाए गए वो डेटा एग्जैक्टली याद हैं, तो आप इस प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा डेटा में डीप चीजें पूछी गई हैं, पॉइंट्स में आपको सही मिलान करने के लिए पूछा गया है। आपको याद रखना है जो मरुस्थल का विस्तार है वो 61.11% में है, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो 9.80% में है, जो मैदान है वो 23.06% में है, और जो पठारी क्षेत्र है उसका 6.89% में है। अब देखिए विकल्प नंबर 1 सही है, 2, 3, 4 तीनों गलत हैं, तो यहां सही कौन सा होगा, इसमें हमें विकल्प दिया गया विकल्प केवल एक नंबर विकल्प इसमें सही होगा। 2, 3, 4 वाले जो आंकड़े दिए हुए हैं वो गलत हैं, उनको हमने सही करने का प्रयास कर लिया। आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, देखो क्या कहता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है। ठीक है, थार के मरुस्थल का विस्तार भाई राजस्थान में तो है ही, राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश में नहीं है, दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। राजस्थान पंजाब में ठीक है, लेकिन केवल राजस्थान पंजाब में नहीं है। चौथा विकल्प क्या है, इसमें चौथा विकल्प दिया गया है, तीसरा इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि केवल राजस्थान पंजाब दोनों लिखा गया, लेकिन दो नहीं, थार के मरुस्थल का विस्तार 4 राज्यों में है। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4। राजस्थान में लगभग 61%, ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं लिख रहा, लगभग लिख रहा हूं, 61% जो मरुस्थलीय विस्तार है राजस्थान में है। इसके बाद आप दूसरे नंबर पे आता है गुजरात, लगभग 13%, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा, बार बार बता रहा हूं, लगभग लिख रहा हूं, लगभग 13% गुजरात में है ना। पंजाब की बात करेंगे तो सर पंजाब में लगभग कितना प्रतिशत है, पंजाब में लगभग 8% है, लगभग 8% है। हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में लगभग 6% है, समझ पा रहे हैं, जैसे हरियाणा में लगभग 6%, पंजाब में लगभग 8%, गुजरात में 30% और राजस्थान में 61% लगभग मरुस्थल का विस्तार है। यानी ये विकल्प नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं लिखा हुआ क्योंकि जैसे एग्जैक्ट लिखते तो राजस्थान में क्या लिखना पड़ता, 61.11 लिखना पड़ता, समझ पा रहे हैं ना, मैंने ऐसा नहीं लिखा। जैसे गुजरात का लिखना पड़ता एग्जैक्ट तो 12.85 लिखते है ना, 12.85 को मैंने 13 लिख दिया लगभग, ठीक है ना। जैसे अगर हरियाणा की बात करते तो हरियाणा में 6 लिखते तो लगभग 6 को लिखना पड़ता 6.15, लेकिन मैंने एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं लिखा हुआ, लगभग आपको बता दिया। लगभग आंकड़ा आप याद रखेंगे तो प्रश्न सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको, हाँ एक बार आप देख लीजिए क्या लिखा है। चलो आगे बढ़े, अच्छा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग क्या है, रेगिस्तान है। अब आप समझे, अगर मैं राजस्थान के क्षेत्रफल को 100% मान लूं, है ना, मैथ आपने पढ़ी होगी, अगर राजस्थान के क्षेत्रफल को 100% मानूं, इस 100% में से मरुस्थलीय भाग है वो कितना है, 61.11% है। आप एक बार 61 को जाने दीजिए, आप 60 मान लीजिए कि 100 में से 60% क्या है, मरुस्थल है। तो भाई 100 का 60 लगभग कितना होता है, आपके आंसर 2/3 होता है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, 2/3, लगभग 2/3। कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर 4। यानी राजस्थान के कुल भूभाग के क्षेत्रफल का जो रेगिस्तान है वो लगभग कितना है, 2/3 है, क्योंकि कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% क्या है, मरुस्थल है, और 100 का 60% क्या होता है, 2/3 ही होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, इसका सही विकल्प होगा नंबर 4। आ जाइए अगले बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा गया प्रश्न में, ध्यान से प्रश्न को समझें, पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। ये कहता है कि राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है। राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है, मरुस्थल के विषय में हमें कथन बताना है, ठीक है ना। देखो पहला क्या कह रहा है, राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, बीकानेर आता है, जोधपुर जिला आता है।
आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसलमेर भी शामिल है, बाड़मेर भी शामिल है, बीकानेर भी शामिल है, जोधपुर भी शामिल है। ये जिले तो हैं ही हैं। इनके अलावा अगर बात करें, चूरू भी है, दक्षिणी हनुमानगढ़ भी है, दक्षिणी गंगानगर भी है ना, ये जिले भी शामिल है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एक बार के लिए हम विकल्प को पढ़ते हैं। 4 जिले जो लिखे हुए हैं ये तो शामिल है ही है। एक बार के लिए हम देखते हैं ये विकल्प हमारी दृष्टि से ठीक है। नंबर 2, थार का महान भारतीय जो मरुस्थल है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट का भाग है, का भूभाग है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान के कुल भूभाग का लगभग 50% घेरता है। ये क्या कह रहा है कि जो थार का मरुस्थल है वो महान भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान के कुल भूभाग का लगभग कितने प्रतिशत घेरता है? 50%। अब ये बताएं आप, ये विकल्प ठीक है या गलत है? आप कहेंगे सर ये गलत है, क्योंकि लगभग ये 50% नहीं घेरता। राजस्थान का लगभग, अभी हमने पढ़ा पिछले प्रश्न में, राजस्थान का लगभग 60% घेरता है। तो ये विकल्प हमारा सीधा सीधा क्या हो गया? गलत हो गया। 50% नहीं, लगभग 60% घेरता है। राजस्थान का मरुस्थल, जो थार का मरुस्थल, एक बड़ा भाग है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। भाई भारत का तीसरा बड़ा सबसे मरुस्थल क्या कहना चाहता है ये प्रश्न पूछने वाला? क्या आपने राजस्थान, भारत में थार के मरुस्थल के अलावा किसी और मरुस्थल के बारे में पढ़ा है? तो बहुत सारे साथियों का जवाब होगा सर नहीं पढ़ा, और कोई मरुस्थलीय भाग नहीं है। एक ही मरुस्थल है जो 4 राज्यों में फैला हुआ है। हरियाणा में भी है, गुजरात में भी है ना, पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है। इन 4 राज्यों के अलावा भारत में मरुस्थल है ही नहीं, तो पहले दूसरे तीसरे का सवाल ही पैदा नहीं होता, एक ही है, पहला ही है। तो इसका मतलब ये विकल्प भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। भारत में ये तीसरा मरुस्थल नहीं है, भारत का एकमात्र मरुस्थल है। इसके अलावा चौथा विकल्प क्या है? राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बहुत गर्म होता है, लू चलती है, आंधियां चलती हैं, गर्म हवाएं चलती है, ठीक बात है। यहां तीव्र जलवायु रहती है, तीव्र जलवायु का अनुभव होता है, ठीक बात है सर, तीव्र जलवायु का बिल्कुल अनुभव होता है। बहुत तीखी गर्मी पड़ती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है ना, इतनी ज्यादा तो नहीं पड़ती यूरोपीय देशों की तुलना में, उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों की तुलना में, लेकिन हाँ भारत की तुलना में देखा जाए, दक्षिण भारत की तुलना में देखा जाए तो ज्यादा ठंड पड़ती है हमारे राजस्थान में, ये भी ठीक बात है। गर्मी तो पड़ती ही पड़ती है। औसत वर्षा 10 सेंटीमीटर, ये गलत है भाई, ये गलत है। और इस 10 सेंटीमीटर की वजह से पूरा विकल्प ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहां वर्षा होती है 0 सेंटीमीटर से लेकर कितने 50 सेंटीमीटर। जो साथी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, हमारे साथ ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, उनको पता होगा कि हमने पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटा। एक तो था शुष्क मरुस्थल, एक था अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में हमने औसत वर्षा पड़ी थी 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर, और अर्ध शुष्क में पड़ा था वर्षा 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर। यानी 10 सेंटीमीटर वर्षा नहीं होती सर, 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ये विकल्प भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहानी क्लियर? तो कौन सा विकल्प सही होगा? आप कहेंगे सर थार का मरुस्थल 50 नहीं 60%, ये गलत हुआ। थार का मरुस्थल भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी गलत हुआ, है ना। एक ही मरुस्थल है जो 4 राज्यों में फैला हुआ है। और चौथा, राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में तीव्र जलवायु रखता है, बहुत गर्मी होती है, तो ठीक बात है। लेकिन यहाँ वर्षा कितनी होती है? 0 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, अगर दोनों को मिला ले, शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल को। इसका मतलब तीसरा विकल्प भी गलत हुआ। कहीं ना कहीं हमें नजर आया कि पहला विकल्प सही है। हालांकि इसमें कुछ जिले छोड़े गए, लेकिन ये जिले जो दिए गए हैं ना, ये भी राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में, रेगिस्तान में शामिल हैं। तो पहला विकल्प कौन सा होगा? एक नंबर हमारा विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा, जिसमें कहा गया कि राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जिले शामिल हैं। आशा करता हूं कि यहां तक की कहानी आपको समझ आई होगी, ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। आगे वाले प्रश्न के सॉल्यूशन पे चलने का प्रयास करते हैं। आ जाइए अगले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां 1 दशक में 9 उल्कापिंड गिरे। ये एक तथ्य के आधार पर प्रश्न पूछा गया, समझने वाली कोई बात नहीं है। ध्यान रखना, राजस्थान में अब तक सबसे ज्यादा उल्कापिंड कहां गिरे हैं भाई? मरुस्थलीय भागों में गिरे हैं, थार के मरुस्थल के आसपास गिरे हैं। तो इसका सही विकल्प जो होगा, विकल्प नंबर 4 होगा। ढूंढाड़ क्षेत्र में, ढूंढाड़ का मतलब जयपुर के आसपास, वागड़ मतलब दक्षिण राजस्थान में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हड़ौती मतलब कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इनमें उल्कापिंड बहुत ज्यादा नहीं गिरते। सबसे ज्यादा उल्कापिंड कहां गिरते हैं, कहां गिरे हैं? थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। समझाने वाली बात नहीं है, तथ्यों के आधार पे सामान्य सा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 88 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। आ जाइए नेक्स्ट बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं, कौन सा हमारा नेक्स्ट बिंदु होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है कि आपको है ना बालुका स्तूपों के बारे में बताया गया। निम्नलिखित में से कौन सा बालुका स्तूप मंद
पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि भाई एक बात समझे, केवल इतना समझना, पवनामुखी, पवनामुखी यानी ऐसा बालू का स्तूप, तीव्र और मंद को छोड़ दीजिए एक बार, तीव्र और मंद को एक बार छोड़ दीजिए, बस इतना समझिए पवनामुखी यानी कौन सा बालू का स्तूप ऐसा है जिसका मुख पवन की ओर होता है। अब देखो 4 बालू का स्तूप दिए गए हैं हमें। पहला पढ़ते हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य क्या बनता है भाई? अनुदैर्ध्य बनता है हवाओं के समांतर। मान लीजिए ये यहाँ टिल्ला बन रहा है इस तरीके से, ये यहाँ कोई स्तूप बन रहा है, टिल्ला मतलब बालू का स्तूप, और हवाओं के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप कौन से होते हैं सर? हवाओं के समांतर बनने वाले होते हैं अनुदैर्ध्य, यानी हवाओं के पवनामुखी नहीं बनते, हवाओं के सामने इनका मुख नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हुआ। दूसरा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ हवाओं के कहां बनते हैं भाई? समकोण पे बनते हैं, 90 डिग्री पे बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ को टिल्ला बन रहा है और इस तरीके से हवाएं चल रही हैं, समझ पा रहे हैं? 90 डिग्री पे बनते हैं हवाओं के, तो अनुप्रस्थ भी नहीं होगा। उसके बाद आप नैब्था की बात करें, एक बार बरखान को छोड़ रहा हूँ जानबूझ के, नैब्था की बात करें तो छोटी मोटी झाड़ियों के आसपास बनने वाले जो टिल्ले होते हैं उन्हें नैबखा बोला जाता है, तो ये भी गलत हुआ, ये भी पवन के सामने नहीं बनते। तो आपने बरखान की बात अगर करी तो आप समझें कि अर्धचंद्राकार टिल्ला होता है इस तरीके से, अर्धचंद्राकार टिल्ला होता है इस तरीके से, और इसका जो मुंह है वो पवन की ओर होता है, सामने से पवन चल रही है, ठीक है ना, और पवन की ओर इसका मुंह होता है। अर्धचंद्राकार टिल्ली को हम बरखान कहते हैं जिसका मुंह पवन की ओर होता है। आप तीव्र और मंद ढाल को छोड़कर आप ये समझ सकते हैं इनमें से कौन सा ऐसा टिल्ला है जिसका मुख पवन की ओर होता है, तो एक का ही होता है, किसका? बरखान का ही होता है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? बरखान हो जाएगा। इस प्रश्न को समझने के लिए आपको हमारा जो हमने मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा है और मरुस्थलीय प्रदेश में हमने जो बालू का स्तूपों के प्रकार पढ़े हैं उनको देखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको चीजें समझ ना आए, क्योंकि वहां मैंने कौन से बालू का स्तूप किस तरीके से बनते हैं उनके बारे में चर्चा करी हुई है। तो जो साथी नए हैं प्लीज आप उन क्लासेस को देखें, उन चीजों को पढ़ें, तो आपको और बेहतर से क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, इसका सही जवाब होगा बरखान। बरखान पवनों के सामने बनता है, बरखान का मुख पवनों के सामने होता है। अनुदैर्ध्य का नहीं होता, अनुप्रस्थ का नहीं होता, नैब्था का भी, माफी चाहूंगा, नैबखा का भी नहीं होता। ठीक है, इसका सही जवाब होगा आंसर डी, बरखान। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? यानी हमने कई प्रकार के बालू का स्तूप पढ़े थे, मिस्टर हैंकी हमने पढ़ा था, उन्होंने कई प्रकार के बालू का स्तूपों का वर्गीकरण किया, और ऑफलाइन वाले बच्चों को पता ही होगा कि हमने बालू का स्तूपों को 2 आधार पे बांट भी लिया था, है ना। एक तो निर्माण के आधार पे बांटा था, एक हमने बांटा था किसके आधार पे? प्रकृति के आधार पे, या निर्माण प्रकृति के आधार पे, इस तरीके से हमने बांटा था 2 बालू का स्तूपों को। अब बालू का स्तूप कौन सा नहीं है? बरखान बालू का स्तूप है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। शीफ बालू का स्तूप है, पैराबोलिक बालू का स्तूप है, थली बालू का स्तूप नहीं है, थली बालू का स्तूप नहीं है। ध्यान रखना, लूणी जो नदी बहती है, लूणी नदी बेसिन के आसपास ऊंचा जो मरुस्थलीय भाग होता है, लूणी का जो बेसिन है वहां ऊंचा जो मरुस्थलीय भाग होता है उसे थली कहा जाता है, समझ पा रहे हैं ना। ये टिल्ले का प्रकार नहीं है, बल्कि एक ऊंचा मरुस्थल होता है जो लूणी यानी गोडवाड़ प्रदेश के आसपास ऊंचे मरुस्थल को ही थली बोला जाता है। तो इसमें 3 जो है वो किसके प्रकार है? बालू का स्तूप के प्रकार है, थली बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 1। ठीक है, इसको भी समझने के लिए आपको जो हमारी राजस्थान से संबंधित शब्दावली है उसको पढ़ना होगा। पलाया क्या होता है, रणटाट क्या होता है, पीवड़ा क्या होता है, थली क्या होता है ना, इन चीजों को पढ़ना होगा। अगर इन चीजों को पढ़ लेंगे तो ये प्रश्न सही हो जाएगा। तथ्यों के आधार पे प्रश्न है, समझने के आधार पे ये भी प्रश्न नहीं है। आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न? ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह है, कहां है भाई? राष्ट्रीय मरु उद्यान। अभी तो मैंने बताया था आपको, पीछे एक प्रश्न सॉल्व किया था, जैसलमेर बाड़मेर, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय मरु उद्यान है, तो आप जैसलमेर बाड़मेर की तुलना में ज्यादा महत्व किसको देंगे? जैसलमेर को। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर में। कहानी क्लियर है? ये आप सही कर सकते हैं आराम से, ये भी तथ्यों के आधार पे प्रश्न है। आपसे पूछा था राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है या फिर राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान कहाँ है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है, तो आप जैसलमेर इसका सही जवाब करेंगे। चूरू सीकर तो बिल्कुल नहीं है। जैसलमेर बाड़मेर दोनों होते, दोनों ठीक हो जाता, और बाड़मेर जैसलमेर दोनों विकल्प दिए गए तो आप जैसलमेर ठीक कर सकते हैं। इसका सही जवाब होगा आंसर बी। आगे बढ़े, आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न? राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये नाम मैंने अभी आपके सामने 2-3 बार ले दिया। लूणी और जवाई
पाली नदी के आसपास, माफी चाहूंगा पाली नदी बोल रहा हूँ, लूणी बजवाई नदी पाली के आसपास जिन मैदानों का निर्माण करती है ना, उन मैदानों को गौडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके लिए आपको राजस्थान के जो अन्य नाम है, राजस्थान के जो क्षेत्र है, उनको किन किन नामों से जाना जाता है, वागड़ कौन सा प्रदेश है, वागड़ कौन सा प्रदेश है, शेखावाटी कौन सा प्रदेश है, गौडवाड़ प्रदेश कौन सा है ना। प्रदेशों के जो राजस्थान के प्रदेशों के नाम है वो पढ़ने होंगे। तथ्यों के आधार पर प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखना। जो मृत नदी प्रदेश है, मृत नदी प्रदेश गग्गर प्रदेश को बोला जाता है। शेखावाटी प्रदेश कांतरी नदी प्रदेश को बोला जाता है। और बांगर प्रदेश किसको बोला जाता है? बांगर प्रदेश आमतौर पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले प्रदेश को बांगर प्रदेश बोला जाता है। तो लूणी व जवाई नदी बेसिन को गौडवाड़ प्रदेश बोला जाएगा। इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 2। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए जो प्रश्न समझने योग्य नहीं है, केवल तथ्यों के आधार पे है, उनको केवल मैं तथ्यों के आधार पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि उनको समझाने के लिए मुझे तथ्य अगर समझाने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा ना, लेकिन हमें पेपर भी तो सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, देखो समझे। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करनी है। पहला, ये विश्व का प्राचीनतम पर्वत है, 2 बार हमने पढ़ लिया, बिल्कुल सही बात है सर, विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। 820 किलोमीटर नहीं, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। कितने? 692 किलोमीटर। अरावली जो है वो गुजरात है ना, गुजरात से भारत में प्रवेश करती है और कहां तक? दिल्ली तक फैली हुई है अरावली। रायसीना हिल्स या मजनू का टीला जिसे बोला जाता है, इसे दिल्ली रिज भी कहा जाता है। और गुजरात से लेकर अगर मैं दिल्ली तक अरावली की कुल लंबाई की बात करूं 692 किलोमीटर है। राजस्थान में अरावली खेड़ ब्रह्म सिरोही से प्रवेश करती है और खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है। और राजस्थान में अरावली की लंबाई है 550 किलोमीटर। यानी अरावली की कुल लंबाई जितनी है उसका लगभग 80% विस्तार कहाँ है? राजस्थान में है। इसलिए अरावली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा तथ्य गलत हुआ, अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर, 850 किलोमीटर नहीं है, ये गलत हुआ। तीसरा क्या है? इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में राज्य में, अभी मैंने बताया 80% अरावली का विस्तार राजस्थान में है, ठीक बात है। उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, बिल्कुल 1722 मीटर ऊंची चोटी है गुरु शिखर, है ना। माउंट आबू या सिरोही आप कह सकते हैं, सिरोही में स्थित है। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा और चौथा भी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2। आगे बढ़े, आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है समझने का प्रयास करते हैं। देखो, सही सुमेलित करना है भाई। देखो, अभी मैंने जिक्र किया था गग्गर नदी जो है, गग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। तो गग्गर नदी क्षेत्र को मृत नदी क्षेत्र भी कहा जा सकता है। गग्गर मृत नदी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुमेलित करना कौन सा गलत है? बोराट एक पठार है, हमने पढ़ा, बोराट का पठार उदयपुर राजसमंद में है, ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेर एक अरावली की चोटी है, हमने पीछे एक प्रश्न किया था जिसमें अरावली की ऊंची चोटी पड़ी थी, गुरु शिखर पड़ा था, शेर पड़ा था, जरगा पड़ा था, अचलगढ़ पड़ा था, वो शेर नाम था, यानी शेर एक चोटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप नागपानी की बात करें ना, तो नागपानी अरावली का दर्रा है, दे रखा है, ध्यान से समझना है। ये पहली बात तो नागपानी नहीं है, नागपनी है ना, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है कोई, ये नागपनी है। कौन सी? नागपनी। और नागपनी जो है ना दोस्तों, याद रखना है, ये अरावली का दर्रा नहीं है, नागपनी अरावली की एक चोटी है। कहानी क्लियर? लेकिन इसमें क्या लिख रखा है? नागपनी एक क्या है? अरावली का दर्रा है। यानी ये विकल्प हमारा क्या हुआ? ये विकल्प हमारा गलत हुआ। तो क्या कहा है इसने? सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प नंबर 3 इसमें सुमेलित नहीं है। नागपनी अरावली का दर्रा नहीं बल्कि अरावली की चोटी है। आगे बढ़े, आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है क्या कहता है ये प्रश्न। अरावली के बारे में प्रश्न है भाई, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके हमें बताइए कौन सा सही है। कथन नंबर 1, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। कोई गलत बात नहीं है, ठीक बात है भाई, मरुस्थल का लगातार विस्तार हो रहा है। अभी मैंने एक शब्द बोला था, मैंने कहा कुछ समय पहले राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्रफल था वो 58% था, अब ये बढ़ के कितना हो गया? 61% हो गया। समझ पा रहे हैं? अगर राजस्थान में अरावली नहीं होती तो शायद मरुस्थल और तेजी से पूर्वी मैदानों की ओर फैलता और पूर्वी मैदानों में भी बहुत बड़े मरुस्थलीय भाग का निर्माण होता। अरावली मरुस्थल को रोकने में सहायक है, अरावली मरुस्थल का विस्तार रोक रही है पूर्व की ओर, है ना, ये ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, हाँ ये ठीक बात है। हालांकि अरावली में धात्विक खनिज नहीं पाए जाते, धात्विक खनिज आमतौर पे लावा निर्मित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन अरावली में अधात्विक खनिज कई सारे पाए जाते हैं। अरावली
खनिजों में समृद्ध है। हालांकि जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है राजस्थान का, वो खनिजों के मामले में निर्धन है, गरीब है। मैदानों में खनिज बहुत कम पाए जाते हैं। राजस्थान में अरावली में और पठारी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। ये भी ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अरावली में वर्षा का वितरण प्रारूप वहां पे जाऊंगा, पूरा ये है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, ये गलत है भाई। आप जब जलवायु पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि राजस्थान में अरब सागर का जो मानसून है, अरब सागर की जो शाखा है मानसून की, वो तो केवल 10% वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में लगभग 90% वर्षा करता है। और बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में 90% इसलिए बारिश करता है पूर्वी राजस्थान में, क्योंकि अरावली से आकर जो नम हवाएं वो टकराती हैं। इसका मतलब, और पश्चिमी राजस्थान में बारिश इसलिए कम होती है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का कुछ भाग क्या बनता है, अरावली छाया वृष्टि क्षेत्र बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ अरावली की वजह से ज्यादा बारिश होती है, एक तरफ अरावली की वजह से कम बारिश होती है। इसका मतलब अरावली राजस्थान में वर्षा वितरण को प्रभावित करती है। इसने क्या लिखा, नहीं करती, तो विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरावली की छोटी छोटी कई पहाड़ियां हैं, वहां से कई सारी नदियां निकलती हैं, तो ये भी ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। यानी आपको क्या करना है, विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है। सर पहला कथन सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। यानी हमें ऐसे कथन का चुनाव करना है, ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसमें 3 नहीं दिया गया हो। 3 नहीं दिया गया हो। सर पहले वाले विकल्प में 3 दिया गया है, तो 3 तो हमने गलत कर दिया, ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। तीसरे वाले में 3 दिया गया, ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। चौथे वाले में 3 दिया गया, ये भी विकल्प सही हो जाएगा। 3 नंबर किसमें नहीं दिया गया, विकल्प नंबर 2 जो है इसमें 3 नहीं दिया गया। इसका मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2। 1, 2, 4 सही है, 3 नंबर तथ्य सही नहीं है। आगे बढ़े, आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न राजस्थान के भूगोल के बारे में। अच्छा, कौन सा पढ़ लिया हमने, अच्छा ये तो पढ़ लिया ना हमने। हाँ, दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। देखो दक्षिणी पूर्वी बात हुई है, आप एक बार पठार को छोड़ दीजिए, आप दक्षिण पूर्व देख लीजिए भाई। दक्षिण पूर्व में कौन से इनमें से स्थित हैं चीजें, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो ऊपरमाल का पठार, इतिहास आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा, ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा में है। बिजोलिया, भीलवाड़ा, ऊपरमाल का पठार। अब भीलवाड़ा दक्षिण पूर्व में आता है क्या, माफी चाहूंगा, दक्षिण पूर्वी भागों में शामिल है क्या? आप कहेंगे सर भीलवाड़ा दक्षिण पूर्वी भागों में शामिल नहीं है। भीलवाड़ा तो मुख्यतः दक्षिण पूर्व से किस तरफ रहा, पश्चिम उत्तर की तरफ रहा। चलिए, तो ऊपरमाल को देखकर हमने इसको गलत कर लिया। या फिर बोराट का पठार देख ले, बोराट का पठार कहाँ है? बोराट का पठार है कहाँ, उदयपुर राजसमंद के आसपास। इसका मतलब ये दोनों ही उत्तर पश्चिम दक्षिणी पूर्वी भाग नहीं है, ये गलत हुआ। दूसरा क्या दे रखा है हमने, विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। विंध्यन का पठार, दक्कन का पठार, ये ठीक हो सकता है, दक्षिणी पूर्वी भाग है। दक्कन के पठार का भाग भी जो राजस्थान में पड़ता है दक्षिण पूर्व में है, और विंध्यन का गार भी दक्षिण पूर्व में है। पोतवार का पठार, देखिए बहुत नॉनसेंस बात होगी, पोतवार का पठार भारत में है ही नहीं, पोतवार का पठार पाकिस्तान में है। पोतवार का पठार पाकिस्तान में है, पोतवार को देखते हमने गलत कर दिया। और एक भाई साहब ने दिया हुआ उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। नहीं, सही तो है, कौन सा? अगर दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें ना, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग ये है, विंध्यन का गार और दक्कन का पठार जो है ना, वो किसमें आएगा, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार में आएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कौन सा, बी। ये 4 नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, 1 नंबर भी गलत हो जाएगा, 3 नंबर भी गलत हो जाएगा। विंध्यन का गार और दक्कन के पठार को हम किसमें रख सकते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका सही विकल्प बी होगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। देखो, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में बनता है? आपको बताने की आवश्यकता नहीं है ना, आपको पता है कि माही नदी 3 प्रकार के मैदान बनाती है, कांठल, 56 और कौन सा भाई, वागड़। वागड़ का मैदान बनता है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, है ना। कांठल का मैदान बनता है प्रतापगढ़ में, और 56 का मैदान बनता है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में छोटे छोटे 56 नदी नालों के समूह को क्या बोला जाता है, नदी नालों के समूह द्वारा बनाया गया मैदान 56 का मैदान कहलाता है। तो 56 का मैदान माही नदी द्वारा बनाया जाता है। बनास बाणगंगा नदी 4 प्रकार के मैदान बनाती है, रोही, पिंडमांड, खैराट, मालपुरा, है ना। तो माही नदी नहीं बनाती। चंबल 2 प्रकार के भागों का निर्माण करती है, डांग में बीहड़, तो चंबल भी नहीं होगा। लूणी
क्या करती है भाई? लूनी बेसिन जो है वो गौडगढ़ प्रदेश लूनी बेसिन को बोला जाता है, छप्पन का मैदान नहीं बोला जाता। छप्पन का मैदान माही सही होगा, इसका सही विकल्प होगा माही। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में बृहत सीमा भ्रंश फैला हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस क्लास को, इस वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो मैंने 6 जिले आपको बताए थे कहां कहां ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट फैला हुआ है। उसमें मैंने बूंदी व सवाईमाधोपुर का नाम लिया था, तो आपको सीधा सीधा पहला विकल्प दिख रहा है। मुख्य रूप से जो ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट है इसका विस्तार कहां है? बूंदी व सवाईमाधोपुर में। थोड़ा थोड़ा विस्तार कर लें तो 6 जिलों में है। कौन कौन से में आपको बताया था? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली, ये 6 जिले मैंने आपको बताए थे। मुख्य विस्तार बूंदी व सवाईमाधोपुर। तो इसका सही विकल्प होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ये मैं पहले डिटेल में बता चुका हूं, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं बताया, सीधा ही आपको उत्तर बता दिया है। आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट विकल्प, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती हैं। ध्यान रखना भाई, जालोर के आसपास जो ग्रेनाइट निर्मित पहाड़ियां होती हैं उन्हें हम आमतौर पे कहते हैं गुंबदाकार पहाड़ियां। ये गोलाकार या गुंबदाकार पहाड़ियां हैं और यहाँ छोटी छोटी 156 पहाड़ियां हैं। 156 पहाड़ियों के कारण इन्हें 56 की पहाड़ियां भी कहा जाता है। राजस्थान में 56 के मैदान भी बनते हैं। 56 के मैदान किसे कहा जाता है? माही नदी द्वारा बनाए गए, या माही नदी छोटी छोटी नदियों द्वारा बनाई गई 156 नदी नालों द्वारा बनाया गया मैदान 56 का मैदान, और 156 पहाड़ियां जो जालोर के आसपास का क्षेत्र वहां पड़ती हैं, ग्रेनाइट निर्मित पहाड़ियां, है ना। इसे हम गोलाकार या गुंबदाकार पहाड़ियां भी कहते हैं। इन्हें 156 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां भी कहा जाता है। तो गुंबदाकार पहाड़ियां कौन सी? ग्रेनाइट पहाड़ियां। आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसका सही प्रश्न होगा, सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 1। आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न? क्या लिखा है सर? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको बड़े ध्यान से समझ लेना भाई, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। वागड़ प्रदेश, अभी मैंने बताया माही नदी क्या करती है? 3 प्रकार के मैदानों का निर्माण करती है ना। 56 के मैदान, वागड़ के मैदान, और कौन सा मैदान भाई? कांठल के मैदान। तो वागड़ के मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा में माही नदी का भाव क्षेत्र ही है, ठीक है, सुमेलित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेवात किसे बोला जाता है? मेव जाति की बहुत बड़ी संख्या निवास करती है। हरियाणा को टच करने वाला राजस्थान का क्षेत्र अलवर व भरतपुर, ये क्षेत्र मेवात कहलाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भोमट, ये गड़बड़ है। भोमट इसलिए लिख रखा है प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, लेकिन भोमट वास्तविक रूप से भोमट का जो पठार है, यहाँ एक भोमट जनजाति है, वो बहुत बड़ी संख्या में निवास करती है। उदयपुर का दक्षिणी भाग, उदयपुर का दक्षिणी भाग, और डूंगरपुर व बांसवाड़ा का भाग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर का थोड़ा सा दक्षिणी भाग मिला लेना तो क्षेत्र को हम बोलते हैं भोमट का पठार। कौन सा पठार? भोमट का पठार। वहां भोमट जनजाति बहुत बड़ी संख्या में निवास करती है, यानी भोमट का पठार प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ में नहीं आता, ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। और हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये भी ठीक है, यानी इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है? विकल्प नंबर सी इसमें सम्मिलित नहीं है। ये राजस्थान के भूगोल के 25 प्रश्न थे। 25 के 25 प्रश्नों को हमने सॉल्व करने का प्रयास किया और बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर भी लिए। अगर किसी भी साथी को कोई भी डाउट है किसी भी तरीके में, किसी भी प्रश्न में, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। और अगर आपको हमारे द्वारा करवाया गया जो कंटेंट है वो लग रहा है कि एग्जाम ओरिएंटेड है, बेहतरीन है, तो प्लीज जितना हो सके इस चैनल को आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप लगातार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और अगर आपको हमारे वीडियो बेहतरीन लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल के प्रत्येक वीडियो को लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सॉल्यूशन क्लास को मैं समाप्त करूंगा। मिलते हैं साथियों एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, राम राम।